नमस्कार, आप सभी का एजुकेशन हब के ऑनलाइन कोचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीषा साहू आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेके, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल वाले पोर्शन को पूर्ण कर लिया है। इसके साथ ही हमने पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ के इतिहास को जो है देखा था, जिसमें हमने पाषाण काल से लेके छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश तक की जो है पोर्शन को पूर्ण कर लिया था। आज की क्लास में हम जो है छत्तीसगढ़ की जो है प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश जो छत्तीसगढ़ के मीड में मतलब मध्य में जो है शासन करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो है छत्तीसगढ़ को हम प्राचीन काल में दो भागों में पढ़ते हैं। एक होता है छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला क्षेत्र और एक होता है छत्तीसगढ़ का मैदान वाला क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे कि बस्तर वाले क्षेत्र को और ये वाले क्षेत्र को, ठीक है, तो हम इसको जो है क्षेत्रीय, जो यहाँ पे बीच में शासन करते हैं इस वाले क्षेत्र में, उसको हम क्षेत्रीय राजवंश के रूप में जानते हैं। ठीक है, जो क्षेत्रीय, इसे हम क्षेत्रीय राजवंश बोलते हैं या फिर राजवंश के रूप में जाना जाता है, और जो नीचे है वो बस्तर राजवंश के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो बस्तर राजवंश में हम प्रमुख रूप से जो है तीन राजाओं के बारे में या फिर तीन राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से तीन राजवंश हैं इसमें? ठीक है, सबसे पहला है नल वंश, जिसको हमने पिछली लेक्चर में जो है पढ़ लिया है, नल वंश। ठीक है, एक होता है छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश, और एक होता है कौन सा, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, काकतीय वंश, काकतीय वंश। ठीक है, जो कि अभी भी इनके जो राजा महाराजा हैं वो आज भी जो है बस्तर क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन राजवंश कौन कौन से हैं जो बस्तर में पढ़ेंगे हम? नल वंश, छिंदक नागवंश और काकतीय वंश। नल वंश को हमने पढ़ लिया है। हमारे दो प्रमुख राजवंश कौन कौन से बचे हैं? छिंदक नागवंश और काकतीय वंश। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रीय राजवंश में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्षेत्रीय राजवंश में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अभी सरगुजा संभाग तो आया नहीं है, ये कब आएगा हमारा? 1905 में, जब क्या होगा, भौगोलिक विभाजन होगा तब। ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश में हम क्या पढ़ते हैं? मिडिल में हम पढ़ते हैं, मिडिल में सबसे पहले पढ़ेंगे राजश्री तुल्य वंश। कौन सा वंश? राजश्री तुल्य वंश। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे कौन सा? सरबपुरी वंश, और एक पढ़ेंगे पांडु वंश। ठीक है, और एक कौन है? बाढ़ वंश। कौन सा वंश? बाढ़ वंश। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो ये क्षेत्रीय राजवंश है, मतलब ये जो मैदान क्षेत्र में या फिर दक्षिण कोसल में है, इसको और क्या बोलते हैं हम? दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल क्षेत्र में जो राजवंश शासन करते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये बस्तर क्षेत्र को उस समय क्या नाम से जाना था? दंडकारण्य क्षेत्र। कौन सा? दंडकारण्य क्षेत्र। तो अगली क्लास में हम जो है दंडकारण्य क्षेत्र में जो राजवंश है, दो प्रमुख, छिंदक नागवंश और काकतीय वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जो दक्षिण कोसल में जो शासन करते हैं, जो तीन चार प्रमुख राजवंश है, उसके बारे में आज की क्लास में हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या देखें? आज की क्लास में हमने देखा कि जो क्षेत्रीय राजवंश है उसको हमने दो भाग में बांट लिया। कौन कौन से? एक तो दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र में जो राजा ने शासन किया था, एक बस्तर मतलब दंडकारण्य क्षेत्र में जिस राजाओं ने शासन किया था। ठीक है, तो हमने बस्तर क्षेत्र में कौन कौन सा देखा? नल वंश, छिंदक नागवंश और कौन सा वंश? काकतीय वंश। ठीक है, काकतीय वंश देखा, ये हमारा 14वीं शताब्दी से चालू होगा, ये वर्तमान तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बस्तर दशहरा देखेंगे, दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना किसने की, ठीक है, कैसे वो छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इधर हम देखते हैं दक्षिण कोसल। तो दक्षिण कोसल का प्रथम राजवंश जो कहलाता है वो कौन सा है? राजश्री तुल्य वंश। इसने कहाँ शासन किया था? तो ये जो आरंग रायपुर वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे जिस राजवंश ने शासन किया था वो कौन सा था? राजश्री तुल्य वंश। ठीक है, उसके बाद आते हैं सरबपुरी वंश। ये सरबपुरी वंश संभलपुर क्षेत्र में शासन किया। संभलपुर क्षेत्र में जिसने शासन किया था वो कौन सा था? सरब राज या फिर सरबपुरी वंश था। ठीक है, फिर हमने देखा पांडु वंश। ठीक है, पांडु वंश में देखेंगे हम लोग सिरपुर। ठीक है, सिरपुर इसकी राजधानी थी।
उसके बाद देखेंगे हम लोग कलचुरी वंश। कौन सा वंश? कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के साथ ही छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास जो होता है वो समाप्त हो जाता है। फिर मराठा और अंग्रेज के साथ हम क्या करते हैं? मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कौन सा वाला पोर्शन कवर करेंगे? दक्षिण कौशल वाला पोर्शन जो है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे क्या होता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक, तो हमने देखा क्या? सबसे पहले हमने देखा राजश्री तुल्य वंश। कौन सा वंश? राजश्री तुल्य वंश। ठीक है, तो ये राजश्री तुल्य वंश जो था वो कब से कब तक शासन किया था? सबसे पहले देखते हैं इसकी राजधानी कहाँ है। किसी भी राजवंश को पढ़ने के लिए एक पॉइंट टू पॉइंट क्या कर लेंगे हम लोग? पॉइंट बना लेंगे कि उसकी राजधानी कहाँ थी, उसने कब से कब तक शासन किया था, उसकी उपाधि क्या थी, वास्तविक संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक कौन थे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन है, उसकी राजधानी कहाँ थी। हमने देखा उसकी राजधानी थी आरंग में। कहाँ थी? आरंग, जो कि रायपुर में है। ठीक है, ये है। इसका काल कहाँ से कहाँ था? ये चौथी से लेके 6वीं शताब्दी के आसपास इसने क्या किया था? छत्तीसगढ़ में शासन किया था। ठीक है, इसकी उपाधि क्या थी? तो इसे राजयोगी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजयोगी इसकी उपाधि थी। क्या थी इसकी उपाधि? राजयोगी। इसकी उपाधि क्या थी? राजयोगी। ठीक है, इसके जानकारी का स्रोत क्या है कि ये राजश्री तुल्य वंश छत्तीसगढ़ में शासन किया था? तो ये जो भीमसेन द्वितीय थे, ठीक है, इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? भीमसेन द्वितीय। राजश्री तुल्य वंश के अंतिम शासक थे भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय ने एक ताम्रपत्र जारी किया था आरंग से। आरंग के, जिसे क्या कहा जाता था? आरंग ताम्रपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरंग ताम्रपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरंग ताम्रपत्र कहा जाता है। इस आरंग ताम्रपत्र से ही क्या किया गया है? मतलब इनके जो जानकारी के स्रोत हमें मिलते हैं। ठीक है, अब इसके प्रमुख शासकों के नाम हम देखते हैं। तो इतना आप सभी को समझ में आया। इसकी राजधानी क्या है? आरंग है। शासन का काल क्या है? 6वीं शताब्दी तक इसने शासन किया था। इसकी उपाधि राजयोगी थी। इसकी जानकारी का स्रोत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जानकारी का स्रोत कहाँ था? तो इसकी जानकारी का स्रोत है भीमसेन द्वितीय। इसके शासक थे, अंतिम शासक, जिसने एक ताम्रपत्र जारी किया था। उस ताम्रपत्र का नाम क्या था? आरंग ताम्रपत्र। इसमें एक स्वर्ण नदी के बारे में उल्लेख मिलता है। कौन सी नदी? स्वर्ण नदी। लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन सी नदी है। ठीक है, इस स्वर्ण नदी के नाम से इसकी जानकारी जो है मिलती है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो शासक थे वो कौन कौन से शासकों ने इसमें शासन किया। तो इसके संस्थापक कौन थे? सुरा। सुरा एक नामक एक राजा हुए जो इसके संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। संस्थापक कौन हुए? सुरा नामक शासक था। उसके बाद दयित आता है। इसके क्रम को पूछता है। सुरा, फिर दयित, दयित के बाद विभीषण, विभीषण के बाद भीम प्रथम। कौन आएंगे? भीम प्रथम। भीम प्रथम के बाद दयित द्वितीय, दयित द्वितीय के बाद ये इंपॉर्टेंट है भीम द्वितीय। ठीक है, दयित के बाद भीम द्वितीय। सबसे पहले देखते हैं सुरा संस्थापक हो गए, फिर दयित, फिर विभीषण, भीम प्रथम, दयित द्वितीय और भीम द्वितीय। भीम द्वितीय क्या थे? एक शासक थे जिन्होंने क्या किया था? एक ताम्रपत्र जारी किया था। उस ताम्रपत्र का नाम क्या था? आरंग। आरंग से जारी किया था, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया? आरंग ताम्रपत्र। ये कौन सी नदी के तट से जारी किया गया? स्वर्ण नदी के तट से। किसके नदी के तट से? स्वर्ण नदी का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, अब ये इसने क्या किया? ये भीम द्वितीय जो था, इसने साम्राज्य पे विस्तार करने के लिए, साम्राज्य विस्तार करने के लिए इसने क्या किया? जो हमारे सरबपुरी वंश थे। कौन से वंश? सरबपुरी वंश। कौन से वंश? सरबपुरी वंश के एक शासक थे। कौन से? उसका नाम था सुदेव राज। सुदेव राज के जो शासक थे सिरपुर पे, इसने क्या किया था? आक्रमण किया था, जहाँ पे वो पराजित हो गया था। कौन? भीम द्वितीय। तो ये क्वेश्चन आया था व्यापम में, अभी पेपर हुआ था उसमें, कि जो भीम द्वितीय था उसने किसके शासक काल में जो है आक्रमण किया था? तो किसमें किया था? सुदेव राज के शासक काल में। मतलब वो क्या था? आक्रमण किया था। कहाँ पे? सिरपुर में उसने आक्रमण किया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सरबपुरी वंश। कौन सा वंश? सरबपुरी वंश। कौन सा वंश? सरबपुरी वंश। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा राजश्री तुल्य वंश। तो पहला अगर क्वेश्चन आए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश जो है वो राजश्री तुल्य वंश है। इसकी जानकारी हमें भीम द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। इतना हमने पढ़ा। उसके बाद हम क्या देखा? हमने देखा कि क्या है, मतलब भीमसेन द्वितीय जो थे उसने जो है सुदेव
राज के राजधानी पे क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, इसकी उपाधि क्या थी, राजयोगी इसकी उपाधि थी। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन सा वंश हमारा दूसरा वंश है, सरबपुरी वंश। कौन सा वंश, सरबपुरी वंश। ये जो सरबपुरी वंश है हमने इससे पहले कक्षा में पढ़ा है क्या, इससे पहले हमने पढ़ा है क्या कि हमारा जो वंश है, कौन सा वंश, गुप्त वंश। गुप्त वंश की क्या है, गुप्त वंश के एक राजा थे, कौन से राजा थे, गुप्त वंश के जो राजा थे भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक अभिलेख था एरण अभिलेख। एरण अभिलेख में एक राजा के क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। वही जो राजा थे वो सरब राज थे। ये जो सरब राज थे इसने अपने नाम के नाम पे ही एक राजवंश संचालित किया, जिसे क्या कहा जाता है, सरबपुरी या फिर सरबपुरी राजवंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके राजा कौन है, सरबराज थे। सरबराज का कनेक्शन किससे था या फिर जुड़े हुए किससे थे, ये गुप्त वंश से जुड़े हुए थे। फिर उससे अलग हो के क्या किया इन्होंने, एक नए राजवंश की स्थापना की। कौन सी राजवंश की, सरबपुरी राजवंश की। ये क्षेत्र कहाँ है, तो संबलपुर क्षेत्र में है। कहाँ पे, संबलपुर क्षेत्र में। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसे अमराय कुल वंश के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अमराय कुल वंश के नाम से जाना जाता है। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें कहाँ से, एरण अभिलेख से। कहाँ से मिलते हैं, एरण अभिलेख से। ठीक है, जो सरबराज है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, एरण अभिलेख से जो है मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे कौन, सरबराज। इसके संस्थापक कौन थे, इस वंश के संस्थापक कौन है, तो सरबराज थे। इसकी राजधानी क्या है, संभलपुर या सरबपुर है। इतना समझ में आ गया। इसके जो इसकी एक राजधानी क्या है, संबलपुर है या फिर सरबपुरी है। दूसरी राजधानी क्या है, प्रसन्नपुर है। कौन सी है, प्रसन्नपुर, जिसे अभी क्या कहा जाता है, मल्हार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मल्हार के नाम से जाना जाता है। एक है प्रवर राज, एक राजा हुए जिसने एक नई राजधानी बनाई, जो कौन सी थी, सिरपुर थी। तो हम देखते हैं कि जो संभलपुर में जो शासक थे सरबपुरी वंश, कौन से वंश, सरबपुरी वंश। ठीक है, ये जो सरबपुरी वंश थे, ठीक है, इसकी 3 राजधानियां थी। कितनी राजधानियां थी, 3 राजधानियां थी। पहला था कौन सा, संबलपुर, संबलपुर या फिर जिसे क्या बोलते हैं, सरबपुर। सरबपुर, ठीक है, और एक था कौन सा, मल्हार, जिसे और क्या कहा जाता है, प्रसन्नपुर। क्या कहा जाता है, प्रसन्नपुर, जो कि कौन सी नदी के तट पर है, जो कि है लीलागर नदी के तट पर। एक है श्रीपुर, कौन सा, श्रीपुर। इस श्रीपुर को और किस नाम से जाना जाता है, सिरपुर के नाम से। कौन से नाम से, सिरपुर के नाम से। ठीक है, अभी हम किस नाम से जानते हैं, सिरपुर के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आया। अब क्या है, अब हम देखते हैं कि इसकी जो राज चिन्ह थी, ठीक है, राज चिन्ह, राज चिन्ह मतलब ये अपने ताम्रपत्र पे या फिर अपने जो कागज थे, मुद्राएं थी, उसमें किस चिन्ह का यूज करती थी, इसमें गज लक्ष्मी का। किसका, गज लक्ष्मी का इन लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो इसकी राज लक्ष्मी कौन थी या फिर राज चिन्ह कौन थी, गज लक्ष्मी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका राज चिन्ह क्या था, तो इसका राज चिन्ह क्या था, गज लक्ष्मी थी। इसे और किस नाम से जाना जाता था, इसे अमराय कुल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, अमराय कुल के नाम से भी जाना जाता था। अब इसकी भाषा क्या थी, दरबार की भाषा तो संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा थी। कौन से वंश की, सरबपुरी वंश की। इतना समझ में आया। अब हम क्या देखते हैं, इसके प्रमुख राजाओं के बारे में देखते हैं कि इस वंश में कौन कौन से राजा हुए और उनके द्वारा क्या क्या जो है काम जो है किया गया है। ठीक है, इतना समझ में आया।
देखते हैं इसके प्रमुख राजाओं के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कौन सा, सरब राज। कौन सा, सरब राज। तो इसकी ये कौन है, ये संस्थापक है। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है एरण अभिलेख से। कहाँ से, एरण अभिलेख से, ठीक है। और ये एरण अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है, बताइए किससे जुड़ा हुआ है। एरण अभिलेख जुड़ा हुआ है भानुगुप्त से। अब भानुगुप्त कौन है, भानुगुप्त गुप्त वंश से संबंधित एक राजकुमार है, ठीक है, एक राजा जिसने शासन किया था। उसके बाद आता है नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र करके एक राजा आते हैं। इनके दो हमें क्या मिलते हैं, ताम्रपत्र मिलते हैं। कौन कौन से, पीपरदुला और कुरुद। पीपरदुला और कौन सा, कुरुद। कुरुद ताम्रपत्र मिलते हैं। ये दो ताम्रपत्र किससे जुड़े हुए हैं, नरेंद्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद देखते हैं प्रसन्न मात्र। ये इंपॉर्टेंट है, कौन, प्रसन्न मात्र, ठीक है। ये प्रसन्न रहते थे हमेशा। प्रसन्न मात्र ये क्या किया था, इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था। क्या किया था, साम्राज्य विस्तार किया था, ठीक है। तो इन्होंने जब साम्राज्य विस्तार किया तो इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, उड़ीसा के कटक से, उड़ीसा के कटक से कहाँ तक, महाराष्ट्र तक इनका साम्राज्य जो है फैला हुआ था, ठीक है। इनके टोटल 116, कितने, 116 क्या मिले हैं, स्वर्ण सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं, स्वर्ण सिक्के मिले हैं। इस वंश में सबसे ज्यादा या फिर एकमात्र स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले राजवंश कौन से थे, एकमात्र स्वर्ण सिक्का, एकमात्र स्वर्ण सिक्का जिन्होंने जारी किया था वो कौन थे, प्रसन्न मात्र। कौन थे, प्रसन्न मात्र थे। इसके टोटल 116 स्वर्ण सिक्काएं जो है मिली है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, जो हम देवरानी जेठानी मंदिर देखते हैं ना, देवरानी जेठानी मंदिर, ये किसके काल के दौरान बना है, तो देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण जो है प्रसन्न मात्र द्वारा ही किया गया है। एक और मात्र, इसने अपने नाम के नाम पे ही क्या किया, एक नगर की स्थापना की जिसे प्रसन्नपुर कहा गया। क्या किया गया, प्रसन्नपुर कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, प्रसन्नपुर कहा गया, जो कि कहाँ है, जो कि बिलासपुर में आता है प्रसन्नपुर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मल्हार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मल्हार के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आया। अब ये किस नदी के तट पे है, निडिला नदी। कौन सी, निडिला नदी, जिसे हम लीलागर नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से, लीलागर नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हमने देखा क्या किया, इसने सिक्के जारी किए, ठीक है। सिक्के जारी करने के बाद इसने क्या किया, इसने साम्राज्य का विस्तार किया, इसके देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण किया, इसके साथ ही एक नगर बसाया जिसे क्या कहा जाता है, प्रसन्नपुर कहा जाता है या फिर मल्हार कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जयराज, या फिर इसके बाद आता है इसका पुत्र जयराज। कौन आते हैं, जयराज, ठीक है। जयराज को ही अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे मान मात्र या फिर दुर्ग राज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुर्ग राज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुर्ग राज भी कहा जाता है। बस इसके बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, प्रवर राज प्रथम। कौन सा शासक आता है, प्रवर राज प्रथम। कौन सा शासक, प्रवर राज प्रथम। तो प्रवर राज प्रथम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने क्या किया था, श्रीपुर, अपनी राजधानी किसे बनाई, श्रीपुर को बनाई। किसे बनाई, श्रीपुर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सिरपुर। क्या बोलते हैं, सिरपुर, ठीक है। तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, सिरपुर में अपनी राजधानी बनाई। किसने, प्रवर राज ने, ठीक है। अब आते हैं कौन, सुदेव राज। ये इंपॉर्टेंट है, सुदेव राज के बारे में 3-4 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, जिसे जो है क्वेश्चन जो है पूछा ही गया था। अभी व्यापम का कुछ एग्जाम हुआ था जिसमें सुदेव राज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सुदेव राज को महासुदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महासुदेव राज भी कहा जाता है, महासुदेव राज कहा जाता है, महासुदेव राज भी कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो महासुदेव राज है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वाधिक ताम्रपत्र जारी किए। क्या किए, सर्वाधिक, पहला पॉइंट, सर्वाधिक ताम्रपत्र कहाँ से मिले हैं, किनके काल में मिले हैं, सर्वाधिक ताम्रपत्र जो मिले हैं वो सुदेव राज के काल में मिले हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसने क्या किया, एक लोक प्रकाशा थी, लोक प्रकाशा इनकी पुत्री थी,
इनकी रिलेटिव थी, पुत्री थी। ठीक है, तो लोक प्रकाशा का विवाह किससे करा दिया? इंद्रबल से। किससे? इंद्रबल से इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। ठीक है, किसका? लोक प्रकाशा का विवाह किससे हुआ? इंद्रबल से हुआ। ठीक है, अब विवाह होने के बाद इन्हें एक मतलब अधिकारी के रूप में दरबार में क्या किया गया? पोस्टिंग दी गई। ठीक है, किसको? इंद्रबल को। ठीक है, अब इंद्रबल ने क्या किया? सर्व अधिकारिकता के पद पे धारण किया। ठीक है, किसके अधिकारी पे? सर्वाधिकारी। सर्वाधिकारी के पद में इसने क्या किया? जो है उस समय पद पे आसीन थे। ठीक है, पद पे आसीन थे। कौन? इंद्रबल। ठीक है, अब इसी के समय क्या हुआ? एक हमने पढ़ा था राजश्री तुल्य वंश। कौन सा वंश? राजश्री तुल्य वंश। तो राजश्री तुल्य वंश के एक शासक हुए कौन? भीम द्वितीय। ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम टू सेम। सबसे पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक ताम्रपत्र किसका मिला है? सुदेवराज का मिला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भीम द्वितीय ने, भीमसेन द्वितीय ने इस पे आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया था। इसको भी पूछा था कि भीमसेन द्वितीय जो कि राजश्री तुल्य वंश के राजा थे, उन्होंने सुदेवराज के शासक काल में क्या किया था? आक्रमण किया था। ये दो चीज, ये तीन चीज, पहला चीज भीमसेन के बारे में, दूसरा इंद्रबल के बारे में, और तीसरा ये जो ताम्रपत्र है इसके बारे में पूछा गया था। टोटल 8 ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर अंतिम शासक हुए कौन? प्रवर राज द्वितीय। कौन हुए? प्रवर राज द्वितीय। जब प्रवर राज द्वितीय का शासन होता है तो इंद्रबल क्या करते हैं? इंद्रबल इस समय क्या करता है? इसे सत्ता से हटाता है। इंद्रबल के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की जाती है। कौन से वंश की? पांडु वंश की। कौन से वंश की? पांडु वंश की ये क्या करता है? स्थापना करता है। यहाँ से एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसे क्या बोलते हैं? पांडु वंश के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक सरबपुरी वंश में क्या देखा? पहला देखा सरबराज, जो कि कौन थे? संस्थापक थे। इसके बाद महत्वपूर्ण रूप से हमने देखा प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र ने क्या किया? इसने स्वर्ण सिक्के जारी किए। क्या किए? स्वर्ण सिक्के जारी किए। और क्या किया? एक नगर बसाया। कौन सा नगर? मल्हार या फिर प्रसन्नपुर। इतना देखा। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट देखा, कौन सा? सुदेवराज। कौन सा? सुदेव राज। सुदेवराज ने क्या किया? इसने सबसे ज्यादा ताम्रपत्र लिखे। और एक और, ये इसका क्या है? पौत्र है। क्या है? पौत्र है। ठीक है, ताम्रपत्र जारी किए। इसके समय आरंग के भीमसेन द्वितीय ने क्या किया था? आक्रमण किया था। और इसने इंद्रबल को क्या किया था? सर्वाधिकारी के रूप में पोस्टिंग दी थी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं कि इस जो वंश था इसमें कौन सा प्रमुख साक्ष्य जो है हमें इस वंश से रिलेटेड मिलते हैं। तो पहला है मंदिर, जो देवरानी जेठानी मंदिर था। ठीक है, कौन सा मंदिर? देवरानी जेठानी। ये किससे रिलेटेड है? ये जो मंदिर है जो कि तालागांव में स्थित है, ये प्रसन्न मात्र ने बनाया था। उसके बाद हमने देखा मल्हार, है ना। उसके बाद हमने ताम्रपत्र देखे। क्या देखे? ताम्र पत्र। कहाँ कहाँ के ताम्रपत्र हैं? कुरुद से मिला, धमतरी के पास कुरुद से। और कहाँ देखा हमने? पानावरत देखा, पिटाईवल देखा, है ना, कौवा ताल, सिरपुर ताम्रपत्र, और प्रसन्न मात्र के 116 सिक्के। कितने सिक्के? 116 स्वर्ण सिक्के हमने देखे। तो ये प्रमुख क्या थे? साक्ष्य थे। ठीक है, तो कई बार मतलब बहुत बार जो है सरबपुरी वंश के राजधानी के बारे में पूछा है। उसके कुल को अमराय कुल कहा जाता है। उसकी भाषा जो थी वो कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। उन्होंने गजलक्ष्मी को राज चिन्ह के रूप में प्रयोग किया था। ये सब जो है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा वंश? पांडु वंश। पांडु वंश की स्थापना किसने की थी? हमने देखा था अभी अभी। पांडु वंश की स्थापना की थी इंद्रबल ने। किसने की थी? इंद्रबल ने की थी। किसको हटा के की थी? सरबपुरी वंश को हटा के जो है इंद्रबल ने पांडु वंश की स्थापना की थी। अब हम पढ़ेंगे क्या? पांडु वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? पांडु वंश। कौन सा वंश? पांडु वंश। ठीक है, पांडु वंश ने प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि उदयन
उदयन को इसके पांडु वंश का क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके संस्थापक कौन है? इंद्रबल। कौन है संस्थापक? इंद्रबल। इस वंश के संस्थापक कौन है? इंद्रबल है पांडु वंश के संस्थापक। इतना हमने देखा। उसके बाद देखा इंद्रबल के 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र? 4 पुत्र। अब इन चारों पुत्र ने क्या किया? सबसे पहले हुए ईशान देव। ईशान देव के बाद कौन हुए? नन्नराज प्रथम। कौन हुए? नन्नराज प्रथम। फिर हुए भरतबल और एक हुए जयबल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये नन्नराज का पुत्र हुआ कौन? तीवरदेव। कौन हुआ? तीवरदेव। क्रम को पूछता है। तीवरदेव का भाई कौन हुआ? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का भाई हुआ हर्षगुप्त और हर्षगुप्त का पुत्र हुआ महाशिवगुप्त। कौन हुआ? महाशिवगुप्त। ये पूरा वंशावली है पांडुवंश की। पांडुवंश के संस्थापक, फिर इसके 4 पुत्र। नन्नराज राजा बनता है। इसका पुत्र होता है तीवरदेव। तीवरदेव राजा बनता है और उसके पुत्र, उसके भाई होते हैं कौन? मतलब इसके चाचा होते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के भाई होते हैं हर्षगुप्त। हर्षगुप्त के होते हैं महाशिवगुप्त। इतना को हमें आज के क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या। सबसे पहले आदि पुरुष। पांडुवंश के आदि पुरुष हमने देखा। कौन से आदि पुरुष? उदयन। कौन से थे? उदयन। इतना समझ में आया। इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी परम भागवत थी। क्या थी? मतलब इन लोग कौन से वंश को मानते थे? इन लोग मानते थे कौन से धर्म को? वैष्णव धर्म को ज्यादातर इन लोग मानते थे। ठीक है, कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, परम भागवत इनकी उपाधि थी। इसके संस्थापक कौन थे? ईशान देव। कौन थे? ईशान देव। ये पूर्व में किसके वंश में थे? सरबपुरी वंश में शासन जो है पद पर थे। इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसे उत्कर्ष का काल किसे मानते हैं? इसके उत्कर्ष का काल बोलते हैं महाशिव तीवर देव के काल को। ठीक है, महाशिव तीवर देव के काल को। इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य को दक्षिण में कांकेर की सीमा से लगे हुए महाराष्ट्र तक इसने क्या किया था? साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, इतना हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं ईशान देव। ठीक है, हमने देखा था इंद्रबल के 4 पुत्र हुए, उसमें से एक पुत्र था कौन सा? ईशान देव। ईशान देव के नाम पर इंद्रपुर शहर बसाया। इंद्रपुर। अभी इंद्रपुर शहर कौन सा है? इंद्रपुर शहर मतलब वर्तमान में खरौद। कौन सा? खरौद। ठीक है, कौन सा शहर? खरौद शहर बसाया। खरौद शहर में एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम क्या है? लक्ष्मणेश्वर मंदिर। कौन सा? लक्ष्मणेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनवाया। ठीक है, ये कहाँ है? खरौद में है। किसने बनवाया? ईशान देव ने बनाया। ठीक है, ईशान देव के पुत्र पिता थे कौन? इंद्रबल ने बनवाया ईशान देव के लिए। किसने बनवाया? इंद्रबल ने। किसने बनवाया? इंद्रबल ने। इसने बनवा के छोड़ दिया। उसके बाद इसमें कौन आए? इसके एक भाई आए नन्नराज। कौन आए? नन्नराज। नन्नराज ने क्या किया? शासन किया, मतलब राजा बने। उसके पुत्र हुए कौन? तीवरदेव। कौन हुए? तीवरदेव, जिसने उपाधि कौन सी रखी? महाशिव तीवरदेव की उपाधि धारण की। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट उपाधि धारण की। किसे? शकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? शकल कौशलाधिपति की उपाधि किसने धारण की? महाशिव तीवरदेव के द्वारा सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की गई। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था? इसने कुछ क्षेत्रों को जीता था। कौन से क्षेत्र थे उसमें? भांडेर। भांडेर महाराष्ट्र में है। ठीक है, और थी लज्जिका। कौन सा? लज्जिका। कौन सा क्षेत्र? लज्जिका, भांडेर और कांकेर का कुछ क्षेत्र था। बालोद। इस तरीके से इसने क्या किया था? विस्तार किया था साम्राज्य को। साम्राज्य को विस्तार करने के कारण ही इसने क्या उपाधि धारण की थी? सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और इसने कौन कौन से ताम्रपत्र जारी किए थे? ताम्रपत्र इसके हैं राजिम से जारी हुए हैं, बोडा से और सिरपुर से। 3 प्रमुख ताम्रपत्र हैं, राजिम से, बोडा से और सिरपुर से। ठीक है, इतना समझ में आया।
इसने क्या कौन सी उपाधि धारण की थी? सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसके काल को ही क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के उत्कर्ष का काल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा आया अब। चंद्रगुप्त आते हैं। चंद्रगुप्त ने बहुत ही कम दिन शासन किया। फिर उसके भाई आते हैं कौन से? हर्षगुप्त। हर्षगुप्त का भी अल्प आयु में क्या हो जाता है? बहुत ही कम समय में क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। फिर इसकी पत्नी आती है इसकी, ठीक है, इसकी पत्नी के द्वारा ही क्या जाता है? इसकी पत्नी का नाम क्या है? इसकी रानी का नाम वासुटा देवी। कौन सा नाम है? वासुटा देवी। ये उत्तर भारत की थी या फिर उत्तर कोसल की थी रानी वासुटा देवी। मौखरी वंश की। कौन सी वंश की? मौखरी वंश। कौन सा वंश? मौखरी वंश की थी। ठीक है, इसने क्या किया था? जो कि सिरपुर में एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है सिरपुर में? लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर? सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की क्या की थी इसने? निर्माण कराया था। किसके याद में कराया था? अपने पति के याद में कराया था, हर्षगुप्त के याद में, या फिर उनके लिए लक्ष्मण मंदिर बनवाया था वासुटा देवी ने। ठीक है, जैसे कि आगरा का ताजमहल बनवाया था ना मुगलों ने, वैसे ही क्या किया था इन्होंने, वासुता देवी ने अपने पति के लिए क्या कराया था? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि कहाँ है? सिरपुर में है। ठीक है, ये कौन से धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से। कौन से धर्म से? वैष्णव धर्म से। कौन से धर्म से? वैष्णव धर्म से। जबकि ये जो लक्ष्मण मंदिर है ये शैव धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? शैव मंदिर है, मतलब शिव जी का मंदिर है, शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं महाशिवगुप्त। महाशिवगुप्त, ठीक है, ये जो महाशिवगुप्त थे ना, ये बाल्यावस्था से ही क्या थे? धनुर्धारी थे। ठीक है, ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है इसे? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन कहा जाता है। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन कहा जाता है। ठीक है, बाला अर्जुन उनकी उपाधि थी। इनके उद्बोधन में क्या कहा जाता था? इसे बाल अर्जुन कहा जाता था। क्या कहा था? बाला अर्जुन कहा जाता था। बाल के अर्जुन मतलब जब बाल्यावस्था में, तब से इन्होंने क्या किया था? धनुर्विद्या क्या थी? सीख ली थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? महेश्वर की उपाधि धारण की थी। अभी तक जितने भी राजा हमने पढ़े वो सब कौन थे? पांडु वंश के वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन ये जो थे एकमात्र राजा थे जो शिवगुप्त थे, ये कौन से धर्म से संबंधित थे? शैव धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? इसलिए इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। इनके साम्राज्य का जो मुख्य विशेषता था वो क्या था? ये धर्मनिरपेक्ष थे। कैसे थे? धर्मनिरपेक्ष थे। मतलब इस समय सिरपुर में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, सभी धर्म को समानता से विकास का क्या दिया गया था? अवसर दिया गया था। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सबसे ज्यादा ताम्रपत्र किनके मिले हैं? तो 27 ताम्रपत्र सिरपुर से जो मिले हैं वो किसके मिले हैं? महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के मिले हैं। 27 ताम्रपत्र। कितने ताम्रपत्र मिले हैं? 27 ताम्रपत्र इसके हमें मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस समय जो बौद्ध भिक्षुक थे, कौन थे? बौद्ध भिक्षुक थे वेनसोंग। कौन थे? वेनसोंग। वेनसोंग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा किसके शासनकाल में की है? तो वेनसोंग ने छत्तीसगढ़ में जो है यात्रा की है महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के काल में की है। 639 में क्या की है? छत्तीसगढ़ की यात्रा इन्होंने की है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या था। भारत में दो शक्ति जो थे इस समय जो है एक दूसरे से लड़ रहे थे। ठीक है, देखते हैं। जब भारत में कुछ होता है तो छत्तीसगढ़ में भी उसका असर पड़ता है ना। तो देखते हैं कि इस समय क्या हो रहा था। ठीक है, क्या था? ये भारत में उत्तर भारत, ये है नर्मदा, ये है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? इसके ऊपर में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ठीक है, ये पूर्व की तरफ, ये पश्चिम की तरफ। ठीक है, इधर थे हर्षगुप्त। कौन थे? इधर थे कौन सा? पुलकेशी। कौन से? पुलकेशी द्वितीय। ठीक है, ये थे बादामी के, थे पुलकेशी द्वितीय। ठीक है, अब ये क्या थे? ये उत्तर भारत में थे, ये दक्षिण भारत में थे। तो ये जब हर्षगुप्त जब दक्षिण भारत की ओर बढ़ा तो ये जो पुलकेशी द्वितीय है इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर क्या किया? इन्हें परास्त किया। तो ये सिमट गए कहाँ पे? उत्तर भारत में। अब ये जब पुलकेशी द्वितीय जो था ये जब उत्तर भारत में इससे लड़ने गया तो छत्तीसगढ़ से होके गया। तो छत्तीसगढ़ में उस समय कौन थे? महाशिवगुप्त। कौन थे? महाशिव गुप्त बालार्जुन। कौन से? महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। तो इन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? इन्होंने पुलकेशी द्वितीय की अधीनता जो है स्वीकार कर ली। ठीक है, इसका उल्लेख रवि कीर्ति के
एहोल प्रशस्ति में मिलता है। किसमें मिलता है? एहोल प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, एहोल प्रशस्ति किससे संबंधित है? ये जो एहोल प्रशस्ति है इसकी रचना रवि कीर्ति ने की है और ये संबंधित है पुलकेशी द्वितीय से, और इन्होंने इसका उल्लेख में है मतलब छत्तीसगढ़ के शासक महाशिवगुप्त का मिलता है। मतलब ये किसके अधीन थे? पुलकेशी द्वितीय, मतलब दक्षिण भारत के अधीन थे। कौन? शिवगुप्त थे। ठीक है, और जो कि पांडु वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? पांडु वंश से संबंधित है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब हमने क्या देखा? हमने देखा क्या? इसके टोटल कितने ताम्रपत्र मिले हैं? 27 ताम्रपत्र मिले हैं। और इस समय क्या हुआ था? वेन सॉन्ग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है इन्होंने क्या किया? इसके समय को क्या किया? इन्हें इस समय मंदिर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? मंदिरों का निर्माण हुआ। साथ ही सभी धर्म का क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ। सभी धर्मों का क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, इन सब के कारण क्या कहा जाता है? महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे कि गुप्त वंश या फिर गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। उसी प्रकार के पांडु वंश को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पेपर पेन लेके बैठिएगा ताकि कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसे क्या कर ले? नोट कर ले। अब देखते हैं इसमें प्रमुख कौन कौन से मंदिर बने हैं या फिर कौन कौन से जो प्रमुख साक्ष्य हमें मिले हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख मंदिर। ठीक है, इसमें दो प्रमुख मंदिर है। ठीक है, पहला है लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ठीक है, पहला क्या है? लक्ष्मणेश्वर मंदिर। सबसे पहले कहाँ स्थित है? तो ये है खरौद में। कहाँ स्थित है? खरौद में स्थित है। कौन से भगवान का है? तो शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। किसे? खरौद को। इसका पूर्व नाम क्या था? ईशानपुर। क्या था? या फिर इंद्रपुर। क्या था? इंद्रपुर। क्या नाम था? इंद्रपुर या फिर ईशानपुर नाम था इसका प्राचीन नाम। ठीक है, इसे शिव मंदिर भी प्राचीन शिव मंदिर है। इसकी मान्यता क्या है? इसमें 1.25 लाख क्या चलता है? चावल चलता है। ठीक है, 1 लाख क्या चलता है? इसमें 1 लाख चाउर चढ़ता है, चावल चढ़ता है। ठीक है, लाख चाउर चढ़ता है। क्या चढ़ता है? लाख चावल यहाँ पे चढ़ाया जाता है, ऐसी मान्यता है। इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना जो है की है इन ईशान देव के पिता थे इंद्रबल। कौन थे? इंद्रबल। कौन थे? इंद्रबल द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इतना देख लिए, इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब एक और मंदिर, कौन सा मंदिर बनाया गया था? एक और मंदिर था जो कौन था? लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, ये जो लक्ष्मण मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो ये सिरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिरपुर में स्थित है। ठीक है, अब ये किनके द्वारा बनाया गया था? किनके याद में बनाया गया था? तो ये जो है किसको समर्पित था? ये जो था हर्षगुप्त की पत्नी हर्षगुप्त की याद में बनाया गया था। कौन बनवाया था? तो कौन बनवाया था? तो इसको प्रारंभ किया था वाष्टा देवी ने। किसने? वाष्टा देवी, जो कि इसकी पत्नी थी, हर्षगुप्त की पत्नी थी, वाष्टा देवी द्वारा ये प्रारंभ किया था। इसे पूर्ण करवाया किसने? इनके पुत्र थे। कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। कौन थे? महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, इनके द्वारा इसे पूर्ण कराया गया। और इसका डिजाइन कौन बनाया था? तो इसको डिजाइन किया गया था, इसकी संरचना तैयार की थी कवि ईशान देव। किसने? कवि थे ईशान देव। कौन थे? ईशान देव। पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये
किसको समर्पित है? तो ये कौन से धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से। कौन से? वैष्णव धर्म से संबंधित है। हमने इससे पहले पढ़ा वो कौन से संबंधित था? वो शैव धर्म से था और ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। इन दोनों को देखा। और दो महत्वपूर्ण मंदिर है, कौन? तीवर देव का महल सिरपुर में है, तीवर देव महल, ठीक है। और एक है गंधेश्वर महादेव। गंधेश्वर महादेव कौन है? गंधेश्वर, गंधेश्वर महादेव, ठीक है। ये दोनों भी पांडु वंश से संबंधित है। तीवर देव का महल जो है, यहाँ पे पंचतंत्र की कहानियां स्थित है। पंचतंत्र की कहानियां इनकी दीवार में जो है स्थित है, ठीक है। निर्माण की गई है, दर्शाई गई है पंचतंत्र की कहानियां। क्वेश्चन पूछा गया था कहीं एग्जाम में कि पंचतंत्र की कहानियां कौन से जो मंदिर है या फिर महल है वहां पे उत्कृष्ट है, तो है तीवर देव का महल। ये कहाँ है? ये भी सिरपुर में है। कहाँ है? सिरपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा? गंधेश्वर महादेव। ये भी कहाँ है? सिरपुर में स्थित है। बाद में मराठा काल आता है। मराठा काल में चिमड़ा देव जो आते हैं वो क्या करते हैं? इसका फिर से जीर्णोद्धार करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? पांडु वंश के बारे में पढ़ा, ठीक है। प्रमुख राजवंशों को देखा, प्रमुख जो मंदिर बना उसके बारे में देखा। नेक्स्ट है, इसके बाद आता है अंतिम जो है वो बाढ़ वंश है। कौन सा वंश है? बाढ़ वंश है। बाढ़ वंश कहाँ पे शासन किया था? ये जो बाढ़ वंश होते हैं, ये बाढ़ वंश ने कोरबा के निकट जो पाली है, ठीक है, पाली क्षेत्रों में जो वंश था वो था बाढ़ वंश था। ये 9वीं शताब्दी के आसपास जो है इन्होंने शासन किया था। इसके संस्थापक थे मल्लदेव। कौन थे संस्थापक? मल्लदेव, ठीक है। संस्थापक कौन थे? मल्लदेव थे, ठीक है। उसके बाद इसके एक राजकुमार आए, वो उनका नाम क्या था? राजा हुए, उसका नाम विक्रमादित्य। कौन थे? विक्रमादित्य। इन्होंने के ही द्वारा क्या किया था? पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। रोड के ऊपर ही है पाली का शिव मंदिर। देखेंगे तो बहुत ही प्राचीन है। तो इसके निर्माण किसने किया था? विक्रमादित्य ने किया था 9वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। अब इसी समय क्या होता है? जो कलचुरी वंश थे, ठीक है, कलचुरी वंश के राजा थे कौन? शंकरगढ़ मुक्त तुंग। कौन थे? शंकरगढ़ मुक्त तुंग ने 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास क्या किया था? छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र में क्या किया था? आक्रमण किया था। उस समय में कौन थे? बाढ़ वंश थे। बाढ़ वंश के शासक विक्रमादित्य को क्या किया था? इन्होंने पराजित किया था। और पराजित करके इन्होंने क्या किया था? एक नए वंश की स्थापना की थी। उस वंश का नाम क्या था? कलचुरी वंश। क्या नाम था? कलचुरी वंश। इसी के साथ हम क्या करते हैं? प्राचीन इतिहास को खत्म करते हैं और अपनी अगली क्लास में जो है वो कलचुरी वंश को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आपको समझ में आएगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।